एनएसई और बीएसई में कुल 6,500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज में किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, यह बात अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको ज़रूर देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप इतने काबिल ज़रूर बन जाएंगे कि आप दूसरों को स्टॉक्स की टिप्स दे सको। जहां आज तक आप दूसरों से स्टॉक्स की टिप्स लिया करते थे, इस वीडियो को देखने के बाद से सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। फिर आप नहीं बल्कि लोग आपके पीछे भागेंगे टिप्स के लिए। बेसिकली आज की वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको उन 10 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो मैं पर्सनली खुद चेक करता हूं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इस वीडियो के जरिए मैं आपको किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखेंगे। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं इन 10 चीज़ों को अच्छे से चेक करता हूं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। ज़रूरी नहीं कि ये 10 की 10 चीज़ें आपके फेवर में हों। कई बार किसी अच्छे स्टॉक की पी रेशियो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करवा रही होती फॉर सम रीजंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक खरीदने के लायक है ही नहीं। अगर आप भी इस तरह के डाउट्स में फंसे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आई एम श्योर कि इस वीडियो के लास्ट तक आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आपको इन्वेस्टमेंट्स करने में कुछ हद तक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो की। प्राइस टू अर्निंग रेशो का सीधा सा मतलब है कि आप कंपनी से प्रॉफिट कमाने के लिए खुद की जेब से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक की पी रेशो 100 है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी से 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए खुद की जेब से 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हो। अब आप सोचोगे कि कोई कंपनी है जिसका नाम ए है, उसकी पी रेशो 100 है और वही दूसरी तरफ कंपनी बी है, उसकी पी रेशो 10 है, तो इस हिसाब से हमें कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उस कंपनी बी से प्रॉफिट कमाने के लिए हमें अपनी जेब से सिर्फ 10 रुपये लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जिस कंपनी की पी रेशो कम हो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही हो। इसलिए एक दूसरी टर्म निकल कर आती है जिससे हम पी रेशो को कंपेयर कर सही डिसीजन ले सकते हैं और उस टर्म का नाम है इंडस्ट्री पी रेशो। स्टॉक की करंट पी को हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे। अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक अभी ओवर प्राइस है। इसके ठीक ऑपोजिट, अगर स्टॉक की पी रेशो इंडस्ट्री पी रेशो से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर प्राइस है। पी रेशो कंपेयर करते टाइम आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप उन कंपनीज के पी रेशो को एक दूसरे से कंपेयर करें जो एक ही सेक्टर से बिलोंग करती हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक आईटी सेक्टर का कोई स्टॉक चूज़ किया है तो आपको आईटी सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ ही पी रेशो को कंपेयर करना है। अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनीज के पी रेशो को एफएमसीजी या किसी और सेक्टर की कंपनीज की पी रेशो से कंपेयर करोगे तो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। पी कंपेयर करने के बाद अब आपको चेक करनी है पेग रेशो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। ये रेशो हमें बताती है कि टाइम के साथ स्टॉक का प्राइस तो बढ़ ही रहा है, लेकिन क्या कंपनी की ग्रोथ उस हिसाब से हो भी रही है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर पेग रेशो 1 से नीचे है तो इसका मतलब है कि कंपनी अभी अंडर प्राइस है और इसके अच्छे ग्रो करने के चांसेस हैं। अगर पेग रेशो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर प्राइस है। आई होप आपको पीई एंड पेग रेशो का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसे इन्वेस्टमेंट के किंग वॉरेन बफे खुद बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, और उस फैक्टर का नाम है डेट यानी कर्ज। डेट किसी भी कंपनी को तबाह करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके उदाहरण में आप अनिल अंबानी की कंपनीज को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट लेना कंपनीज के लिए गलत है, लेकिन अगर डेट कंपनी की नेटवर्थ से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में डेट कंपनी को अंदर से खोखला कर सकता है। अब डेट कंपनी के ऊपर कितना है कितना नहीं ये तो कहीं से भी पता चल जाएगा, लेकिन डेट ज़्यादा है या कम इसको देखने के लिए हम चेक करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो को। अकॉर्डिंग टू 7 सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे बुक के अकॉर्डिंग, डेट टू इक्विटी रेशियो हमें एक तरह से कंपनी के ऊपर डेट के स्ट्रेस को बताती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा डेट है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे हो तो मतलब कंपनी के ऊपर उतना ही डेट है जिसे कंपनी बड़े आराम से चुका सकती है।
फंडामेंटल एनालिसिस में अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी के क्वार्टर एंड एनुअल प्रॉफिट्स को टाइम टू टाइम एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कंपनी खुद प्रॉफिटेबल होगी तभी तो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के देगी, और अगर कोई कंपनी खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो उसमें इन्वेस्ट करने वाले कहाँ से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 7 सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफे बुक में मैरी बफे कहती हैं कि वॉरेन बफे उन कंपनीज में कभी पैसा नहीं लगाते थे जिनके एनुअल प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हों। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और दूसरे ईयर में 2 करोड़ का लॉस, फिर तीसरे ईयर में 2 करोड़ का प्रॉफिट और चौथे ईयर में 3 करोड़ का लॉस, अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट्स सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हों तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी अनस्टेबल प्रॉफिट्स वाली कंपनीज आपको प्रॉफिटेबल कभी नहीं बना पाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को चेक करना ना भूलें। अगर किसी कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही अगर कंपनी की लायबिलिटीज़ उसके एसेट्स से भी ज़्यादा हैं तो ये अपने आप में एक चिंता की बात हो सकती है। कंपनी वही बेहतर होती है जिसके एसेट्स हमेशा उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा हों। अब बात करते हैं अपने 7th पॉइंट यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है। कंपनी के ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कैश की ज़रूरत रहती है, और अगर किसी कंपनी के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश पॉजिटिव में हो तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस टॉपिक के ऊपर जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ही जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस की इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के अंदरूनी हिस्से की, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट, कंपटीशन और होल्डिंग्स की। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं उन्होंने पैसा कंपनी के ऊपर नहीं बल्कि कंपनी चलाने वाले के ऊपर लगाया है। कंपनी एक तरह से गाड़ी के जैसे होती है, और ड्राइवर सीट पर जितना समझदार और स्किल ड्राइवर बैठा होगा गाड़ी उतने ही आराम से और ज़्यादा दूर तक चलेगी। ठीक ऐसे ही कंपनी को कौन चला रहा है, कौन उसका प्रमोटर है, कौन उसका क्या विज़न है, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए जब आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तब कंपनी के फाउंडर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और जानने की कोशिश करें। इसके साथ साथ ये भी देखें कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितने % होल्डिंग है और उसके कंपटीशन में कौन कौन है। इन तीनों चीज़ों की जानकारी आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी और उसके प्रमोटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करिए, जिससे आपको सही फैसला लेने में आसानी मिल सके। इस वीडियो में बताई गई हर चीज़ आपको screener.in पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और मैंने आपके टाइम को पूरा जस्टिफाई भी किया होगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इन चीज़ों को सीखने के बाद आप लोगों से स्टॉक्स की टिप्स लेना बंद कर दोगे, बल्कि आप खुद उनको टिप्स देना शुरू कर दोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या आप अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।